So students, today we are starting the next chapter in chemistry, that is S block elements. S block elements को तो आप जानते ही हो, ये रहा आपका periodic table। इसमें ये जो पहला ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, ठीक, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये जो है ये क्या है, ये एस ब्लॉक के दो मेंबर हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो आप ये कह सकते हो मोटा मोटी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, या एल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो मतलब इस चैप्टर में हमने इनको ही डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, एल्कली मेटल, और इस चैप्टर को डिस्कस कैसे किया जाएगा, पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कली अर्थ मेटल्स को डिटेल में, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अल्कालाइन अर्थ मेटल इन डिटेल। ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में यही मेन बातें हैं, एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ आपको। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से आपके पास आते हैं एलिमेंट, ठीक, पीरियोडिक टेबल का निमोनिक याद करवाया हुआ ना, कौन कौन सा, लीना की रब से फरियाद, है ना, यही था ना इसका निमोनिक। और इसका क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, क्लियर। तो आपके पास जो अल्कली अर्थ मेटल हैं ग्रुप नंबर 1 वाले, उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और इनको क्या बोला जाता है, अल्कली अर्थ मेटल्स या अल्कली मेटल्स। ओके, वाई दे आर कॉल्ड सो, उनको अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर, these are called so called because they form hydroxide on reaction with water। वाटर के साथ रिएक्शन, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, वाटर के साथ रिएक्शन करवा के ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ओके, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रांगली अल्कालाइन इन नेचर। और ऐसे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं जो स्ट्रांगली अल्कालाइन नेचर के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 2। जो ग्रुप 2 है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक, उसमें कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, these elements with the exception of beryllium, beryllium को अल्कली अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल्कली अर्थ मेटल जैसी नहीं है, are commonly known as alkaline earth metal। इनको क्या बोलते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल। बुक में मैंने ये जहां पे एक्सेप्शन आएगी वहां पे मैंने मार्किंग कर रखी है, तो एक्सेप्शंस में आपने ध्यान में रख के चलनी है। ओके, इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही सेम, these are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature। okay, these metal oxides are found in earth crust। ये जो metal oxides है इसकी ग्रुप 2 के, वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें। ओके, ठीक, एक बात मैं आपको पहले मेंशन कर दूं, ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। ठीक है, मतलब लिथियम जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा हटके ही चलता है प्रॉपर्टीज में। लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा मैग्नीशियम को ज्यादा रिजेंबल करता है। सिमिलरली ग्रुप 2 का जो फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, ये भी अपने ग्रुप मेंबर से थोड़ा हटके ही चलता है। ये बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा एल्यूमिनियम को ज्यादा रिजेंबल करता है। इसी को तो डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ये हमने पढ़ी थी, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में। जो लिथियम है वो मैग्नीशियम को रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में, बेरिलियम एल्यूमिनियम को। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर। और बोरोन सिलिकॉन को, ये तीनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करवाती हैं। हालांकि हम इस वाले में नहीं जाएंगे, हम एस ब्लॉक की अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो बेरिलियम है वो अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट चलता है थोड़ा। ठीक, इसलिए इसको अल्कालाइन अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं किया जाता। ओके, उसके बाद आती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका अल्कली अर्थ मेटल है। अल्कली में कौन कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसन। इन सभी में आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसमें 2s1, इसके केस में 3s1, इसके केस में 4s1, इसके केस में 5s1,
इसके केस में 6s1, इसके केस में 7s1। तो हम कह सकते हैं कि अल्कली अर्थ मेटल्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की, वो कैसी होती है, ns1। इनके आउटर मोस्ट शेल के s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 आउटर। और उससे पीछे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस जो इनसे पीछे आती होगी। जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे कह सकते हो, नियॉन 10 3s1। ओके, सिमिलरली जो अल्कालाइन अर्थ मेटल है, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में जैसे एग्जांपल वही आपका कौन कौन से आगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना, ये वाला। तो इन सभी में आप देखोगे कि इसमें इनके आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के एस में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक दिस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कालाइन अर्थ मेटल के केस में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट शेल की, वो कैसी होती है, ns2। हम आउटर मोस्ट शेल की ही बात क्यों करते हैं हमेशा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s block element is ns1, okay, for alkali metals, and ns2 for alkaline earth metal। okay, उसके बाद आपके पास आता है लिथियम एंड बेरिलियम, the first elements of group 1 and group 2 respectively exhibit some properties which are different from those of other members of the respective group। वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, थोड़े उनके विचार अलग हैं अपने मेंबर से, अपने बाकी ग्रुप मेंबर से। ठीक है, तो लिथियम जो है shows similarity with magnesium and beryllium show similarity with aluminium in many of their properties, which is called as the diagonal relationship। और इस डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है आपके पास, the diagonal relationship is due to the similarity of ionic sizes। ionic sizes का मतलब क्या है, जैसे लिथियम जब अपना आयन बनाता है Li पॉजिटिव और मैग्नीशियम जब अपना आयन बनाता है Mg+2, इनके जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ओके, मतलब थोड़ा सा फर्क ही है। उसके बाद इनमें चार्ज टू रेडियस रेशियो भी सेम सी होती है। ठीक है, चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या बताती है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक, तो ये भी इनमें दोनों में सेम सी होती है। सिमिलैरिटी इन द आयनिक साइजेस एंड चार्ज टू रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स मेक देम सिमिलर। इसलिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में। ओके, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आपको अगर कोई पूछ ले कि डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, यू विल डेफिनेटली से दैट चार्ज टू रेडियस रेशियो। मेन रीजन यही है कि चार्ज टू रेडियस रेशियो जो है इन एलिमेंट्स की सेम होती है, लिथियम और मैग्नीशियम की, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। इस वजह से ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, उसके बाद आगे पॉइंट है मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटाशियम आयंस and divalent magnesium and calcium ions are found in the large proportion in the biological fluids। ठीक है, जो हमारी बॉडी में भी फ्लूइड्स हैं उसमें भी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये मेन मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, हमारे ब्लड में खासकर। ओके, क्लियर। तो ये सारे हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है। एल्कली में कौन कौन, सोडियम और पोटाशियम, और अल्कालाइन में कौन कौन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और प्रेजेंट भी अपनी आयनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब सोडियम और पोटाशियम अपने +1 स्टेट में जैसे Na पॉजिटिव, Ka पॉजिटिव, और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम +2 स्टेट में, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम +2 स्टेट में। अब हम डिटेल में चलेंगे डिस्कस करने ग्रुप 1 एलिमेंट्स जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, अब इनमें कुछ एक प्रॉपर्टी, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns1। और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये बड़ा लूजली बाउंडेड होता है। दिस लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल
of these elements make them most electropositive metals. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पीरियड सेकंड में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है? लिथियम. क्यों? क्योंकि लिथियम पीरियड सेकंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है. ठीक, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, जब ये लूज हो जाएगा इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? हीलियम जैसी. ओके, इसलिए लूजली बाउंडेड होता है. ठीक, अगर आपको कोई पूछ ले व्हाई एल्कली मेटल्स आर electropositive in nature, because they have loosely held one s electron which they lose very easily. Okay, and they give out monovalent ions on losing the electron. जैसे सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपना आउटरमोस्ट शेल में जो होता है उसका, तो वैसे ही वो कैटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और ये बड़ा इजी होता है. इसीलिए तो सोडियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो बहुत कम होती है. ओके, और इसी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर. वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिलेंगे, नेटिव स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे. जैसे सोडियम कभी भी नेचर में आपको एज सच नहीं मिलेगा. इवन सोडियम तो इतना रिएक्टिव होता है कि आपको इसको केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है ना, लेबोरेटरी में भी देखा होगा, है ना. तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सोडियम नेचर में आपको वैसे मिल जाएगा, हालांकि नेचर में इसके अराउंड एटमॉस्फेरिक गैसेज आएंगी, इसका कांटेक्ट वाटर से बनेगा. ठीक है, क्लियर. और बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो तो और भी रिएक्टिव होते हैं. लिथियम को, अगर लिथियम को ये बात नहीं मैं कर रहा, डाउन द ग्रुप तो रिएक्टिविटी बढ़ती है. तो फ्रांसिन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. इवन ये इतना रिएक्टिव है कि एक बार इसको एक्सपोज होने की दे रहा है, इट विल इजीली कैच फायर. ओके, सोडियम भी कर लेता है कैच, बट इट विल टेक सम टाइम, अ लिटिल बिट टाइम. ओके, और वाटर के साथ तो इसकी रिएक्शन आपने देखी ही होगी एक्टिविटी में, कि जब वाटर में सोडियम डालते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करना भी शुरू कर देती है. ओके, उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में आपको पता ही है एटम के रेडियस की बात करते हैं हम, और आयनिक रेडियाई में अगर वो जिस एटम का आयन बन जाए उसके आयनिक रेडियस की. जैसे सोडियम की बात करेंगे उसके एटॉमिक रेडियस में, और सोडियम के आयन की बात करेंगे उसके आयनिक रेडियस में. और ये तो आपको पता ही है कि जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंट आयन से छोटा होता है. मतलब जैसे मान लो अगर ये सोडियम है, ये सोडियम का एटम है लाइक दिस. ठीक, तो सोडियम के एटम में ये सोडियम का एटम, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये आउटर मोस्ट शेल तो खत्म ही हो गया, तो अब इसका साइज छोटा नहीं हो जाएगा. ओके, ये Na पॉजिटिव आयन है, ये Na. ठीक, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम. Alkali metal atoms have the largest sizes in a particular period of periodic table. ठीक, अगर हम पीरियड में कंपैरिजन करें तो देखो, अगर मैं पीरियड की बात करूंगा, जैसे मान लो पीरियड सेकंड की बात करूं, तो पीरियड सेकंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेडियस किसका होगा? लिथियम का. पीरियड थर्ड में हाईएस्ट रेडियस किसका होगा? सोडियम का. पीरियड फोर्थ में हाईएस्ट रेडियस किसका होगा? पोटाशियम का. वैसे भी हमने पढ़ा होगा ना जनरल ट्रेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है. ओके, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाने पे साइज डिक्रीज करता है. Alkali metal atoms have the largest sizes in a particular period of periodic table. The atomic and ionic radii of alkali metal increases on moving down the group. जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना. ये तो 10th वाला लेवल वाला ही आगे बात, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम. जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे हैविंग इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ शेल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा, और आयनिक साइज रेडियस भी बढ़ता जाएगा. क्योंकि अगर एटम बड़ा है साइज में तो उसका आयन भी तो बड़ा ही बनेगा ना. अगर सोडियम से सोडियम का कैटायन बने
और पोटाशियम से पोटाशियम का कटायन बने, तो ऑब्वियस है पोटाशियम का कटायन विल बी हायर इन साइज देन द सोडियम के कटायन। ओके, ये तो जनरल ट्रेंड हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ ली हुए हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स की बहुत ही लो होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही छोड़ना है। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे वैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। ओके, कंसिडरेबली लो, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और टॉप टू बॉटम आने पे इन ग्रुप डिक्रीज करती है। तभी तो सीजियम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तभी तो मैंने बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऊपर वाला मेटल इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं है। ठीक है, ठीक। और मेटल रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसलिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है जैसे सीजियम, वो सबसे रिएक्टिव, जो थोड़ा मुश्किल से करेगा इनमें, जैसे वो सबसे मुश्किल से लिथियम करेगा इनमें से, अगर बात करें तो अल्कली मेटल्स का कंपैरिजन करें तो लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा अल्कली मेटल्स में। उसके बाद है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या चीज होती है? ठीक, इसकी बात भी हमने करी हुई है। मान लो आपने किसी कैटायन को वाटर में डिसॉल्व करवा दिया, है ना, क्लियर? तो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पोलर हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना, पार्शियली पोलर है ना। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लाइक दिस। ओके, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में वाटर की कौन सी इंटरेक्शन शुरू हो रही है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इन आयन डाइपोल इंटरेक्शन से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी। ठीक, और चार्ज डेंसिटी का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बोला था? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय साइज। साइज इनमें से सबसे छोटा किसका होगा? लिथियम का। लिथियम का साइज सबसे छोटा है। ठीक, और चार्ज सभी पे +1 +1 +1 +1 ही है, तो चार्ज तो सभी पे सेम है, बट साइज लिथियम का सबसे छोटा है, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। ठीक, तो इट मींस हाइड्रेशन एंथैल्पी किसमें, किसके केस में सबसे ज्यादा होगी? लिथियम के केस में, और सबसे कम किसके केस में होगी? सीजियम के केस में। लिथियम के केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। इसी वजह से जो लिथियम के सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं वो भी हाइड्रेटेड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज लिथियम इज हैविंग हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह देख लेते हैं इनकी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, जैसे आपने कलर, जैसे आयरन का होता है ना कलर, क्या वो सिल्वर सा ही होता है ना, वैसे ही दिखते हैं सारे ये सिल्वरी वाइट। और ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब मेटल्स की तरह इतने हार्ड नहीं होते। क्यों नहीं हार्ड होते? क्योंकि इनका मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, एक सोडियम दूसरे सोडियम के साथ इतना स्ट्रांगली नहीं जुड़ता। आयरन के केस में ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आयरन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, और लाइट लाइट वेट भी होते हैं ये। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, नहीं रीजन इसका अभी बाद में बताता हूँ। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज these elements have low density which increases down the group from lithium to cesium। अगर मैं कंपेयर करूं पीरियड वाइज, तो आपको पता है पीरियड वाइज सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसका है? लिथियम का। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है लिथियम,
इन सभी में अगर पीरियड में कंपैरिजन करूं, मास में सबसे कम है क्योंकि इसका मास नंबर 7 है, बाकियों का इससे ज्यादा ही होगा, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे जो आपके पास पीरियड में अगर देखें, पीरियड में सबसे लाइट, सबसे कम डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होगा, लिथियम। और इस पीरियड में सबसे कम डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होगा, सोडियम। तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, ठीक, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज दे हैव लो डेंसिटी। हाँ, बट टॉप टू बॉटम आने पे मास इंक्रीज करता है, हालांकि साइज भी इंक्रीज करता है, ठीक है, बट मास वाला इफेक्ट थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे लिथियम की डेंसिटी लो, सोडियम की थोड़ी हाई, पोटेशियम की थोड़ी और हाई, ठीक है, लाइक दिस। ओके, क्लियर। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये तो जनरल ट्रेंड बताया मैंने। एक्सेप्शन क्या है, पोटेशियम इज लाइटर देन दी सोडियम, ये आपने याद रख लेनी है एक्सेप्शन, पोटेशियम सोडियम से लाइटर होता है। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हैवी होना चाहिए, ठीक, बट पोटेशियम थोड़ा सा सोडियम से लाइटर होता है। उसके बाद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो, जैसे हमने बोला सॉफ्ट होते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी लो होते हैं इनके, ठीक। और इससे इंडिकेट क्या हो रहा है, इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। देखो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड बनता है जितने ज्यादा मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतना ही एक मेटल दूसरे मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, ठीक। बट एल्कली मेटल्स के केस में क्या है, एल्कली मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही होता है जो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन इतने है ही नहीं बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में। जैसे आयरन के केस में ये इलेक्ट्रॉन 4 है पर आयरन, ठीक। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कम होने की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन पाता, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ओके, क्लियर। और ये सॉफ्ट भी होते हैं बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम, ठीक। अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कली मेटल्स के केस में जो इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, ये बड़ा ज्यादा लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं लिथियम की, लिथियम के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझा रहा हूं मैं, ठीक। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लूजली बाउंडेड है इन द लिथियम। तो होता क्या है, और ये खुद ही निकलना जाता है, तो होता क्या है, अगर विजिबल लाइट लिथियम के ऊपर पड़ जाए तो हो सकता है वो लाइट विजिबल है तो हाई एनर्जी की नहीं है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो ना निकले, इसकी आयोनाइजेशन ना होके ये इलेक्ट्रॉन अपने लो लेवल से हाई लेवल में चला जाए, ठीक। जब ये अपने लो लेवल से हाई लेवल में चला जाएगा, ठीक, और ये आपने जो लाइट डाली वो हटा ली, अब ये अपने हाई लेवल पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। अब ये हाई लेवल पे ज्यादा देर रहेगा नहीं क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है। एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में तब तक ही रहता है जब तक उसको एनर्जी मिलती रहे, जब एनर्जी डालनी बंद वैसे ही वो डी एक्साइट होके वापिस आएगा। तो जब ये डी एक्साइट होके वापिस आएगा तो जितनी इसमें एनर्जी है वो छोड़ के आएगा, जितनी एनर्जी हायर लेवल की है और लोअर लेवल पे जिसपे उसने आना है उसकी कितनी एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वाली एनर्जी वो छोड़ देगा, डेल्टा ई, ठीक। और ये जो एनर्जी छोड़ेगा ये विजिबल रीजन में ही लाई करती है इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के केस में ये जो एनर्जी एक्साइट होने के लिए लगती है, एक्साइट विजिबल लाइट की एनर्जी से हो जाता है वो, है ना। और जब वो एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है तब एनर्जी छोड़नी होती है उसने, जो एक्स्ट्रा एनर्जी पकड़ी थी, ठीक। तो वो विजिबल रीजन में ही फॉल कर रही होती है वो वाली लाइट जो वो छोड़ता है। तो इसलिए आपके जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है ये डिपेंड करता है ना कि लिथियम की बात कर रहे हो, सोडियम की, पोटेशियम की, है ना। ये एनर्जी गैप एलिमेंट पे डिपेंड करता है, शेल्स के बीच में डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिथियम के लिए कुछ और है, सोडियम के लिए कुछ और है, पोटेशियम के लिए कुछ और है, रुबीडियम के लिए अलग है, सीजियम के लिए अलग है। इसकी वजह से जब इन मेटल्स को एक्साइट करके डी एक्साइट किया जाता है उस टाइम ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, सोडियम येलो कलर की, पोटेशियम वायलेट कलर की, रुबीडियम
रेड वायलेट कलर की और सीजियम ब्लू कलर की। ठीक, अब आप बोलोगे सर इससे हमें क्या बेनिफिट है। अब हमें पता लग चुका है कि ये वाले एलिमेंट जब भी इनको फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो फ्लेम से एनर्जी लेके एक्साइट होके जब वापस डी एक्साइट होंगे तो उस टाइम ये वाली एनर्जी, ये वाली लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो यही वाला प्रिंसिपल हम जब मान लो आप कल को साइंटिस्ट बन जाते हो, आपको कोई सॉल्ट मिला, अभी तो मतलब आपको नहीं पता कि ये सॉल्ट कौन सा है, आपने इसकी डिटेक्शन करनी है। डिटेक्शन में आपने ये देखना है, आपको पता है सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में मेटल का कैटायन होता है, ओके, और एक अनायन होता है ना, काउंटर अनायन। तो ये जो मेटल का कैटायन है ये कौन सा है, इसकी डिटेक्शन करने के लिए ये फ्लेम टेस्ट किया जाता है। फ्लेम टेस्ट में आप क्या करोगे, सॉल्ट लोगे, उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर दोगे और आप देखोगे कि फ्लेम का कलर कैसा आ रहा है। अगर फ्लेम का कलर आ रहा होगा क्रिम्सन रेड, मतलब वो सॉल्ट में जो कैटायन है वो लिथियम है। अगर येलो तो सोडियम है, पोटाशियम तो वायलेट है, रेड वायलेट आया तो रुबीडियम है, अगर ब्लू आ गया तो सीजियम है। ओके, तो इट मींस आप फ्लेम टेस्ट से ये पता लगा सकते हो कि आपके सॉल्ट में जो कैटायन है वो कौन सा है। अगर इनमें से कोई होगा तो वो अपना फ्लेम टेस्ट दे देगा। बाकी मेटल्स के लिए भी फ्लेम टेस्ट किए जाते हैं, बट अल्कली मेटल्स फ्लेम टेस्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इज वेरी वेरी इजी। ओके, क्लियर। These elements when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom to lose electron. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, उस लाइट की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए, अगर इस लाइट की एनर्जी सफिशिएंट हुई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, खासकर ये जो बड़े वाले हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इजी है, ये सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़े आराम से शो करवा देते हैं। ओके, अब फ्लेम टेस्ट पे वापस आते हैं, तो ये आगे मैंने एक पिक्चर ऐड करी हुई है, देखो। जब लिथियम वाला सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें लिथियम हो, जब उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे फ्लेम में, वैसे फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्लू होता है ना। जैसे आपकी जो एलपीजी बर्न होती है रसोई में सिलेंडर में, तो देखो ब्लू, ये कौन सा, क्रिम्सन रेड आ गया। अगर सोडियम हुआ आपके सॉल्ट में तो येलो कलर की फ्लेम आ जाएगी। अगर पोटाशियम हुआ तो ये आपकी वायलेट सी, ये थोड़ी रेडिश वायलेट है, ये थोड़ी ब्लू होनी शुरू हो गई है अगर सीजियम हुआ तो। ओके, और बाकी एलिमेंट जैसे कैल्शियम के लिए, स्ट्रोंशियम के लिए, बेरियम के लिए, कॉपर के लिए, टेल्यूरियम के लिए भी फ्लेम टेस्ट होते हैं। इनके टेस्टों की बात तब करेंगे जब इनकी बात करनी होगी हमने। ओके, क्लियर। और फ्लेम टेस्ट आप करवाओगे भी लेबोरेटरी में, सॉल्ट एनालिसिस में। जब आपको अननोन सॉल्ट दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ इसमें कैटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है, तब आपने फ्लेम टेस्ट एक करवाना होता है। फ्लेम टेस्ट से आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा कैटायन हो सकता है। ओके, this property makes cesium and potassium useful as electrode in the photoelectric cells। जैसे हमने बोला ना, सीजियम और पोटाशियम इजिली लाइट, जब उन पे लाइट फॉल करेगी तो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो इसी वजह से सीजियम और पोटाशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ओके, ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है। आगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो हमने पहले बात कर ली है। सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। दे बर्न विग्रसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में विग्रसली बर्न करते हैं। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज रह जाती है। ओके, एंड अदर मेटल्स, लिथियम और सोडियम को छोड़ के बाकी जो मेटल बच गए, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव आयन। ओके, O2 नेगेटिव आयन के केस में क्या है,
एक ऑक्सीजन ने कंबाइनिंग करी है अल्कली मेटल के साथ, जैसे मान लो पोटाशियम के साथ, दूसरा वाला फ्री है, तो इसके केस में क्या बनेगा, KO2, मतलब K पॉजिटिव O2 होल नेगेटिव। होल नेगेटिव कैसे है, इनमें से एक तो -1 स्टेट में आ गया है, दूसरे वाला 0 स्टेट में ही है अभी। ओके, दी अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 नेगेटिव आयन। बट दिस सुपर ऑक्साइड आयन is stable only in the presence of large cation, जब आपका कटायन लार्ज हो, that is पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके क्लियर। तभी तो ये अब हमने बोला ना, लिथियम जो है ये सिंपल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बना रहा है। इसके पर ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे सोडियम जुड़ गया एक, यहाँ पे सोडियम जुड़ गया। एक्चुअल में इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लाइक दिस। ओके, और सुपर ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए आपको हैवी मेटल चाहिए, O2 नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए। वो कौन कौन कर सकता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इन सभी में जो आपका मेटल है, अल्कली मेटल है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये हमने और रिडॉक्स में भी पढ़ा था कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जैसे कि हमें पता है लिथियम जो है वो अपने मेंबर से थोड़ा डिफरेंट ही चलता है। लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, हालांकि बाकी अल्कली मेटल इजीली रिएक्ट नहीं करते नाइट्रोजन के साथ। लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। ये एक्सेप्शन है जो लिथियम शो करता है। बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते, डायरेक्ट रिएक्शन तो खासकर वैसे ही नहीं करते। आगे है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, एल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन द केरोसिन। एल्कली मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है। जैसे आपने सोडियम तो देखा ही है, जो बाकी हैं पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको भी केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके रखा जाता है या किसी इनर्ट मीडियम में। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन KO2? अगर तो हम सिंपल रूल लगा के चलें और हमें ना पता हो कि इसमें सुपर ऑक्साइड आयन है, तो हमें लगेगा पोटाशियम +4 स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा -2 बनाता है। बट ऐसा इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है O2 वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 नेगेटिव। मतलब 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन नेगेटिव है, जो कि पोटाशियम के साथ ऐसे आयनिक बॉन्ड बनाए हुए है। ओके क्लियर। तो इसमें पोटाशियम +1 स्टेट में ही है। हाँ, जो आपका ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन में से एक -1 स्टेट शो कर रहा है, दूसरे वाला 0 स्टेट शो कर रहा है। एवरेज कितनी आएगी दोनों की, -1 -1/2। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। आपको पता ही है कि जो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ये रिएक्शन इतना विगरस होता है कि जो इसकी हीट निकलती है उससे हाइड्रोजन जलनी शुरू हो जाती है विद पॉप साउंड। It may be noted that although lithium has most negative E0 value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium. हालांकि लिथियम की जो रिएक्शन विद वाटर है वो विगरस होनी चाहिए इसे सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो इसकी E0 वैल्यू है, जो इसके पोटेंशियल की वैल्यू है, वो ये डेजिग्नेट करती है कि वाटर के साथ बड़ा विगरसली रिएक्ट करेगा। बट एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है। ठीक, इसकी तो जो विगरसनेस है वो सोडियम से भी कम होती है। ओके, जिसकी खुद ही बहुत कम है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि जो लिथियम है वो वाटर के साथ बड़ा ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है, हाइड्रेशन बड़ी स्ट्रांग है इसकी, तो इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करने के बजाय ये हाइड्रेशन करवाना ज्यादा पसंद करता है, तो रिएक्ट होता ही नहीं है। ओके, दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, whereas other metals of group react explosively with water. ओके, तो आप क्या कह सकते हो इसमें कि रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर का ऑर्डर क्या है, लिथियम सबसे कम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑर्डर। उसके बाद है रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। जितने भी अल्कली मेटल हैं वो डाइहाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर ही जाते हैं।
हाँ, लिथियम को थोड़ा ज्यादा हाई लगेगा। और ये जो हाइड्राइड बनते हैं ये आयनिक हाइड्राइड बनते हैं। लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वो कुछ हद तक कोवलेंट नेचर का होता है। ओके, क्यों? बिकॉज लिथियम प्लस आयन जो है ये बहुत छोटा साइज में है और इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इसकी पोलराइजेशन, ये ज्यादा पोलराइजेशन करवाएगा। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन कैसे होती है, ये होती है ना पोलराइजेशन ऐसे, जिसका कटायन बनेगा वो अनायन को ज्यादा पोलराइज करवा के सेंटर में इलेक्ट्रॉन ले आएगा, तो ऐसा लगेगा ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ जाता है करेक्टर। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स। हैलोजन कौन कौन? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दिस। Alkali metals readily react vigorously with the halogens to form ionic halides. ये ionic halides बनाते हैं like this. Whereas lithium halides are somewhat covalent. Reason क्या है? Fajan rule. Because they have high polarization power. It is because of the high polarization capability of lithium ion. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होगा? दूसरे को रिड्यूस करना। खुद क्या होंगे ये? ऑक्सीडाइज। और खुद तो ऑक्सीडाइज ही होते हैं, आपको पता ही है। सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ओके। पोटाशियम जो है वो K पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और जिसको ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। और ये खुद क्या कराएंगे? इनकी खुद की हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करवाते हैं। The alkali metals are strong reducing agents. Lithium being the most powerful and sodium being the least powerful. है ये कैसे हो गया? ये एक्सेप्शन है। कैसे? अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी के बेसिस पे करें, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सीजियम की। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फिर तो सबसे ज्यादा फ्रांसियम की होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी तो सबसे इजीली फ्रांसियम छोड़ता है, तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। बट ये तो बोल रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिथियम जो सबसे कम आना चाहिए था, ये लिथियम यहाँ ना आके यहाँ पे आ रहा है, सबसे हाईएस्ट है, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, और सोडियम को लीस्ट ही बोला। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सोडियम से पीछे लिथियम आता है, बट लिथियम तो यहाँ सबसे आगे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जब भी आप रिएक्शन करवाओगे जिसमें आप एल्कली मेटल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे और कोई सब्सटेंस डालोगे जिसकी रिडक्शन करवानी होगी, आप वाटर में करवाओगे ना, सॉल्वेंट में करवाओगे। ठीक, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ई नॉट वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल, जो डिसाइड करते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पे डिपेंड नहीं करता। एक फैक्टर हालांकि है, इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन इजीली करेगा वो वाला फैक्टर भी है, बट उसके अलावा दो और फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंस होती है, ई नॉट की। और ई नॉट के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे आंसर नहीं निकाल लेना, साथ में ये जो दो फैक्टर हैं ये भी देखने हैं। ठीक, दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, इन तीनों का ओवरऑल एवरेज लेना होता है। जैसे ये क्या है, मेटल को सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। उसको गैसेस स्टेट से, गैसेस स्टेट में से उसके इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और गैसेस स्टेट में उसको अगर डिसॉल्व कर दिया जाए कैटायन को वाटर में, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम के लिए ये वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसकी ई नॉट वैल्यू लो होनी चाहिए थी, बट लिथियम के लिए ये सबसे हाईएस्ट होती है, ये वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसलिए इन तीनों का जो एवरेज है वो लिथियम के फेवर में चला जाता है। इसलिए लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि होना इसको लीस्ट चाहिए था, बट है ये मोस्ट, बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। With the small size of its ion, lithium has highest hydration enthalpy, which account for its negative value of
नेगेटिव ई नॉट वैल्यू एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा सकता है। ओके, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आप देखना इसका क्वेश्चन बना होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, अभी लास्ट जो है वो है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ठीक, लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन मतलब अगर आप किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, अमोनिया आपको पता ही है NH3, तो सॉल्यूशन कैसे नेचर का होता है। तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, जब ये देखो ये एल्कली मेटल डिसॉल्व किया जा रहा है अमोनिया में, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ब्लू कलर का इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें कोई ब्लू कलर का कंपाउंड बना है। नहीं जी, ये ब्लू कलर का कंपाउंड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर आ रहा है। The alkali metals dissolved in liquid ammonia give deep blue solution। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखोगे, मेटल इज रिएक्टिंग विद अमोनिया इन विच इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड। मेटल जो है वो उसकी अमोनिएशन होगी, जैसे वाटर के साथ हाइड्रेशन होती है ना, अमोनिया के साथ, अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ जब मेटल आयन इंटरेक्ट करेगा उसको बोलते हैं अमोनिएशन। अमोनिएशन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसके अराउंड भी अमोनिया के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए हैं ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके अराउंड अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से ये ब्लू कलर करवाता है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन which absorbs energy in visible region of light and thus impart blue color to the solution। इसकी वजह से सॉल्यूशन को ब्लू कलर इंपार्ट हो रहा है। ओके, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, उसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। मतलब अगर इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो ये मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, और होता क्या है, ऑन स्टैंडिंग, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अगर आपने इस सोल्यूशन को ऐसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपना काम करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया में से हाइड्रोजन निकाल के प्रोटॉन की फॉर्म में उसको न्यूट्रल करके एटॉमिक फॉर्म में लाके उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर ज्यादा देर के लिए आपने रखा तो ऐसा होगा, अदरवाइज ये ब्लू कलर का सोल्यूशन ऐसा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा देर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं ना कर पाएगा इस फॉर्म में, अमोनिएटेड फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करवाने चला ही जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम डायमैग्नेटिक। मान लो आपने इसमें अल्कली मेटल और ऐड कर दिया, तो अल्कली मेटल की कंसंट्रेशन जब बढ़ गई, तब ये ब्लू कलर का नहीं रहेगा, तब ये ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अमोनिएशन पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के अमोनिएशन पैटर्न में फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी लाइट की एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो वो ब्लू कलर नहीं एब्जॉर्ब करके, ब्लू कलर का ना दिख के वो ब्रॉन्ज कलर का दिखाएगा आपके सोल्यूशन को। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे थे ना इंडिविजुअली, तो इसलिए वो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बना रहे थे। अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, तो उनकी पेयरिंग शुरू हो जानी है। तो पेयरिंग से क्या होगा, पेयरिंग से सॉल्यूशन आपका डायमैग्नेटिक कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन बिकम डायमैग्नेटिक। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है, ये दोनों आपस में ही एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, और आपका ओवरऑल कंपाउंड जो है वो क्या बनता है, डायमैग्नेटिक। उसके बाद आगे हैं यूजेस, ये तो मैं आपको पीडीएफ एज सच भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक, एक यूज है जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, दैट इज सोडियम का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम लेड अलॉय विच इज नीडेड टू मेक ट्राइथाइल लेड या ट्राइमेथाइल लेड। ये यहाँ पे ईटी के डेजिग्नेट कर रहा है इथाइल ग्रुप CH3CH2, और ये जो एमई है ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है, मिथाइल को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका क्या पर्पज है? अब आप बोलोगे सर इसको बड़ा हाईलाइट करके बताया, इसका है क्या, यूज कहाँ पे होता है ये जो लेड के कंपाउंड बनते हैं ना मिथाइल के साथ और इथाइल के साथ, ये यूज होते थे पहले पेट्रोल में एज अ एंटी नॉक एडिटिव। अब आप बोलोगे सर ये एंटी नॉक एडिटिव क्या होता है? देखो जो आपका पेट्रोल है ना, आपके इंजन में ही जले, आप चाहते हो ये ना हो कि आप जैसे मैं कई बार दिखाते नहीं, वो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे वो तेल डलवाने गए, उनके पेट्रोल वहां पे क्या हुआ जी, टंकी को खुद ब खुद टंकी खोली, टंकी को आग लगी, मोटरसाइकिल ज्यादा गर्म हो गया था, है ना, तो पेट्रोल बर्न हो गया। ओके, अपने आप ही बर्न हो गया, इंजन में ना बर्न हो गया, बाहर टंकी में बर्न होना शुरू हो गया। आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, आप चाहते हो कि जो पेट्रोल है आपका उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाए, कि उसको इग्नाइट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगे, सो दैट वो इंजन में ही इग्नाइट हो, ना कि वो टंकी में इग्नाइट होना शुरू हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंटी नॉक एडिटिव्स। और ये जो लेड के जो बने ना, ये ट्राइथाइल लेड और ट्राइमेथाइल लेड, ये दोनों क्या है, ये एंटी नॉक एजेंट हैं, जो कि आपके पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट बढ़ाते हैं। एंटी नॉक एजेंट करते क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, इग्निशन पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं आपके फ्यूल का। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी इनको यूज करने में, जैसे हम कहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उनका धुआं लेड मार रहा है ना, हम कहते हैं ना लेड, और लेड बड़ा पॉइजनस है हमारे लिए, ठीक। तो आजकल लेड फ्री पेट्रोल आता है, कोई और एंटी नॉक एजेंट यूज किया जाता है, अब लेड वाला नहीं यूज किया जाता, ठीक। बट फिर भी एंटी नॉक एजेंट के बारे में थोड़े से पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा ये पॉइंट है। एंटी नॉकिंग एडिटिव्स आर सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू ऑटो इग्नाइट एंड सो इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ये दिखाता है कि फ्यूल जो है वो हाई टेम्परेचर पे बर्न करेगा, जितना ज्यादा हाई ऑक्टेन नंबर उतना ही हाई टेम्परेचर पे वो बर्न करेगा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेड कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड एज इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव एंटी नॉक एडिटिव्स, जैसे इसमें ट्राइथाइल लेड एंड ट्राइमेथाइल लेड, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एग्जांपल में, ठीक। बट ये जो लेड है इसमें वो डैमेज करता है एनवायरनमेंट को, इसलिए अब ये वाले एज अ नॉकिंग एजेंट नहीं यूज किए जाते। नॉकिंग एजेंट डालते हैं बट वो लेड वाले नहीं होते। ओके, सो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके स्टूडेंट।